बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिर ज़राअतनामा के प्लेटफॉर्म से मैं एहतिशामुल हक आहिर। आज जो हम बात करेंगे वो होगी वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान के ऊपर। पानी के मसाइल जो आजकल पाकिस्तान में हमें देख रहे हैं उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वो क्या क्या हैं और इससे लिंक क्या क्या सल्यूशंस हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास वाटर रिसोर्सेज कि वाटर के सोर्सेज जो हैं वो क्या हैं। हमारे पास सरफेस वाटर है, हमारे पास ग्राउंड वाटर है। अब सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को आगे फर्दर हम देखेंगे कि ये दोनों क्या हैं। ये सरफेस वाटर हमारे पास कहाँ से आता है और ग्राउंड वाटर हमारे पास कहाँ से आता है। और पाकिस्तान जो है उसको एक वाटर स्ट्रेस कंट्री कहा जाता है और ये वाटर स्कार्सिटी की तरफ मूव कर रहा है। और अगर आप रिसेंट रिपोर्ट्स या न्यूज़ देखें तो पाकिस्तान को वाटर स्कार्स कंट्री ही कहा जा रहा है। ये पाकिस्तान का इरिगेशन मैप है पूरा, जिसके अंदर पूरी डिटेल बताई गई है कि कौन सी रिवर्स कहाँ से एंटर हो रही हैं पाकिस्तान में, कहाँ कहाँ पे हमारे पास रिजर्वायर्स हैं। ठीक है, ये तरबेला का रिजर्वायर, मंगला का रिजर्वायर, बेराजिस का बताया गया कि हर जगह पे बेराजिस कहाँ पे है। ठीक हो गया, ये एक लेआउट है कि कैसे हमारे इरिगेशन सिस्टम या कैनाल सिस्टम जो है वो किस किस कंपोनेंट में है, उसमें से कौन कौन सी कैनाल्स निकल रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं। ये एक क्लियर कट इमेज बताई गई है। और ये सारा जो एरिया है पंजाब केपीके से होता हुआ, सिंध से होता हुआ, और ये अरेबियन सी में चला जाता है। अब सरफेस वाटर में हमारे पास सबसे पहले आते हैं जी ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर मेल्ट डाउन होता है, वो स्ट्रीम्स बनती हैं, नए नए कैनाल, वो आप उसे क्या कहते हैं, लेक्स बनती हैं, और रेन वाटर है हमारे पास। अब सरफेस वाटर जो है ना, इसकी अवेलेबिलिटी ख़रीफ सीज़न में, जो कि गर्मियों वाला सीज़न होता है, उसके अंदर 60.5 मिलियन एकड़ फीट है। जबकि वाटर अवेलेबिलिटी रबी सीज़न में हाफ से भी कम है, 29.4 मिलियन एकड़ फीट। तो ये इतनी ज़्यादा जो डिस्पैरिटी है ना दो सीजन्स के दरमियान, ये हमारी क्रॉप्स को बड़ा इम्पेक्ट करती है। कि अब देखें कि खरीफ में 60.5 मिलियन एकड़ फीट आपके पास वाटर अवेलेबल था, और माइट भी पॉसिबल इसमें काफ़ी सारा जो है वो एक्सेस में भी होगा, हमारे यूज़ का नहीं होगा। लेकिन हमने कोई इस तरह का सेटर नहीं बनाया हुआ कि ख़रीफ का जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम रिज़र्व कर लें और उसको हम रबी में यूज़ कर सकें। तो टोटल जो हमारी यूजेज है वो इतनी है, 103.5 मिलियन एकड़ फीट। लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है वो आलमोस्ट 90 मिलियन एकड़ फीट है। तो 113 मिलियन एकड़ फीट जो है वो हमारे पास डेफिसिट है। और उसमें भी जो ख़रीफ सीज़न का एक्सेस वाटर है उसको भी हमने कोई स्टोरेज का प्रोसीजर नहीं बनाया जिसको हम आगे रबी सीज़न में यूज़ कर सकें। फिर ग्राउंड वाटर आता है। ग्राउंड वाटर में हमारे पास जो एक ही रिपोर्ट मिलती है वो ये होता है, वो रिपोर्ट ये है कि पंजाब में एनुअली 2024 का जो एक साल है उसके अंदर 51 मिलियन एकड़ फीट वाटर जो है वो पंप किया गया। अब ग्राउंड वाटर से जुड़ी हुई एक जो मसला होता है ना कि ग्राउंड वाटर होता है हाई इन साल्ट कंसंट्रेशन। तो जब ये आप पंप करके इसको आप ग्राउंड वाटर को सरफेस पे लेके आते हैं और इरिगेशन में यूज़ करते हैं, तो ये आपकी सॉइल्स को कन्वर्ट करता है मार्जिनल सॉइल्स में ड्यू टू सॉल्ट डेपोजिशन। और इसकी वजह से आपकी सॉइल का सैलिनिटी लेवल जो बढ़ता जाता है, और आहिस्ता 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 इन नियर फ्यूचर आपकी काफ़ी सारी सॉइल्स जो हैं वो अनफिट हो जाएंगी फॉर कल्टीवेशन, फॉर एग्रीकल्चर। उसकी वजह क्या होगी, हाई सैलिनिटी लेवल्स इन सॉइल। और उसकी वजह क्या होगी कि आपने ग्राउंड वाटर को पंप करके सरफेस पे लेके आए और उसको यूज़ किया। अब स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं वाटर को स्टोर करने की। डैम्स हो सकते हैं, डैम्स बड़े भी हो सकते हैं, डैम्स
मीडियम साइज़ के भी हो सकते हैं डैम्स, छोटे साइज़ के भी हो सकते हैं। तो ये एक रिजर्वायर के तौर पे, बैकअप के तौर पे काम करता है। और डैम्स का प्लस पॉइंट ये है कि इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी वाटर को यूज़ किया जाता है। हाँ, अब डैम से पहले जो हमें चाहिए होती है ना चीज़, वो कैचमेंट एरियाज़ होते हैं कि रेनफॉल हुआ या ग्लेशियल मेल्ट डाउन हुआ और उसकी वजह से जो वाटर मूव करके आता है नीचे की तरफ, और डैम से पहले एक कैचमेंट एरिया होना चाहिए जो कि पहले वाटर को टेम्परेरीली वहाँ पे स्टोर करे, उसके साथ जितना भी डेब्रिस आया उसको नीचे बिठाया जाए, फिर उस वाटर को आगे मूव करवाया जाए डैम की तरफ, ताकि डैम्स में सिल्टेशन का मसला ना आए। फिर इसी तरह वाटर शेड्स हैं, ये भी वाटर बॉडीज़ हैं जिनको बनाना चाहिए, और ये स्पेशली जो हमारे रेन फड एरियाज़ हैं इनके अंदर वाटर शेड बॉडीज़ को बनाना चाहिए एज अ सोर्स ऑफ रिजर्वायर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, फॉर लाइफ स्टॉक, जिसने भी इसको यूज़ करना है उसके लिए। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो मैकेनिज़्म है ना, हमारे फिल फॉर एग्जिस्ट नहीं करता, ना हमने कोई इस तरह का सेटअप कहीं पे बड़ा देखा है कि जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को की जाए और उसको एक रिजर्वायर का पार्ट बनाया जाए और बाद में उस रिजर्वायर से वाटर को यूज़ किया जाए। तो ये फैसिलिटीज़ जो हैं, ये वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं वाटर लॉज की। जो पहला वाटर लॉ हम पे इम्प्लीमेंट हुआ था वो था इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में। उसमें जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की 6 मेजर रिवर्स थी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जिसमें 3 इंडिया के पास चले गई थी और 3 जो थी वो पाकिस्तान के पास चले गई थी, जिसमें चनाब, झेलम और सिंध, ये 3 रिवर्स थी। फिर अब इस पूरे इंडस वाटर सिस्टम के अंदर इस वाटर को कौन सा सूबा कितना यूज़ करेगा, वो डिफाइन हुआ था वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड 1991 के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर बताया गया था कि किस सूबे का कितना शेयर होगा, जो कि अभी भी एक डिस्प्यूट है डिफरेंट सूबों के दरमियान, कि पंजाब को ज़्यादा शेयर मिलता है और बाकी सूबों को कम शेयर मिलता है। और इसी के नतीजे में इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनाई गई थी जो कि सारे मामलात को डील करती है। अब इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे पास है जी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़। जैसे हमने पीछे भी डिस्कशन की है, बताया आपको कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसका सलूशन क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आप कैचमेंट एरिया बनाना चाह रहे हैं ना, जो कि आपके स्टोरेज फैसिलिटी डैम्स वगैरह या रिजर्वायर से पहले होगा, उसके पूरे रास्ते की फॉरेस्टेशन की जाए ताकि सॉइल एरोजन को रोका जाए, और उसकी सॉइल एरोजन भी रुकेगी और जिसकी वजह से पानी जो है वो अच्छी क्वालिटी का आएगा, उसमें सिल्टेशन का जो एलिमेंट होगा वो बड़ा मिनिमम लेवल के ऊपर होगा। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फॉरेस्टेशन की जगह डिफॉरेस्टेशन होती जा रही है, जो कि फॉरेस्ट कवर किसी टाइम पे 5% प्लस था आपके एरिया का, वो अब 5% से कम होके ऑलमोस्ट 4.7% तक आ चुका है। फिर इसी तरह हमारे हमने वाटरशेड फैसिलिटीज़ बनानी है अपने रेन फड एरियाज़ के अंदर। इसी तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हमने मैकेनिज़्म बनाना है कि जितना भी रेन वाटर होता है उसकी ड्रेनेज का एक सेटअप बनाएं, और वो ड्रेनेज जो है एक टेम्परेरी रिजर्वायर में सारा पानी जो है उसको स्टोर करें, जो कि बाद में हम यूटिलाइज़ कर सकें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। और हमें ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है इस टाइम। जिस तरह अभी सैलाबी सूरत हाल है, इसमें जो वाटर एक्सेस में है जो हमारे सिटीज़ में एंटर हो रहा है, इसको हमें सेव करने की ज़रूरत है। अब दो स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि जो कि वाटर से रिलेटेड लोग हैं, जो हाइड्रोलॉजी के लोग हैं, जो वाटर साइंस के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जिस तरह की रिवर्स का जो एक्चुअल पाथ है उसके ऊपर रिवर्स को फ्लो करने देना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो मेरी रिजर्वेशन है वो ये है कि जो एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है उसकी तो आपको कोई इस तरह की फैसिलिटी का मैनेज करना चाहिए कि उसकी ड्रेनेज हो और उसको कहीं पे आप स्टोर करें। तो ये चीज़ जो है ना, फैसिलिटीज़, स्टोरेज फैसिलिटीज़, इसके ऊपर हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। वो डैम्स भी हो सकते हैं, वो वाटर शेड्स भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं। फिर अगला प्रॉब्लम है कि जो हमारा, अभी हमने पीछे बात की थी कि वाटर स्कार्स के साथ साथ वाटर
स्ट्रेस के साथ साथ हम वाटर स्कार्स कंट्री भी हैं। तो अब उस नतीजे उसके होते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेस इरिगेशन कर रहे हैं। हमारी जो इरिगेशन है वो आज भी बहुत पुरानी वे है इरिगेशन की, जिसको फ्लड इरिगेशन कहा जाता है, और उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, बहुत कम है। तो अब इसका सलूशन क्या है? सबसे पहले तो ये है कि आपको चाहिए कि आप अडॉप्ट करें हाई थ्रूपुट इरिगेशन प्रैक्टिसेस। जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव आया है उसके अंदर अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो, तो वो क्या कर रहे हैं, वो रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट के अंदर हाई थ्रूपुट इरिगेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। लाइक वो सेंट्रल पिवट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो स्प्रिंकलर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें वाटर की जो एप्लीकेशन या इरिगेशन का मेथड जो है वो बड़ा इस लेवल का है कि जितने वाटर की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना प्रोवाइड किया जाए, ना कि फ्लड इरिगेशन की तरह एक्सेस ऑफ वाटर प्रोवाइड किया जाए। तो हमें इस मॉडल को ओवरऑल इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है थ्रू आउट द कंट्री। और जो सप्लाई लॉसेस हैं, जो कि हमारे कैनाल सिस्टम की वजह से सप्लाई लॉसेस आते हैं, सीपेज हो जाती है और मसले आ जाते हैं, तो उसको भी हमें एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत टैकल करने की ज़रूरत है। जो कि पंजाब में एक चला था, उसके अंदर कैनाल्स की लाइनिंग की जा रही थी कि वाटर सीपेज का जो मसला है वो उसको कम से कम किया जाए। और जो हमारी ग्राउंड वाटर है ना, अब हमारा जितना भी अर्बन एरिया है उसके अंदर उसका जितना भी ग्राउंड वाटर है वो इस टाइम वो भी बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, उसका लेवल भी। तो एक टाइम ये भी आएगा कि हमारे पास ग्राउंड वाटर की भी शदीद वाली स्कैरसिटी हो जाएगी। तो इसकी जो पंपिंग है ना, इसका भी एक प्रॉपर कोई मॉडल होना चाहिए कि कितना वाटर जो है एक पर्सन को या फैसिलिटी को या एक फैमिली को पंप करने की इजाज़त है। फिर अगला प्रॉब्लम हमारे पास आता है कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं ना, वो वाटर लविंग क्रॉप्स हैं, लाइक शुगर केन, लाइक राइस। अब इसका सलूशन क्या है कि ब्रीडिंग की जाए और इस तरह की वैरायटी डेवलप की जाए जिनकी वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो, मतलब कम वाटर सप्लाई में वो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन दें। तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है वाया ब्रीडिंग। और दूसरा जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमने इरिगेशन मेथड है ना, उसको एक तो हाई थ्रूपुट इरिगेशन पे करना है, और हमने इरिगेशन को ऑप्टिमाइज करना है कि किस क्रॉप की कितनी रिक्वायरमेंट है और उसको हम उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इरिगेट करें, हम ना उसको अंडर इरिगेट करें ना ओवर इरिगेट करें। तो हमें ऑप्टिमाइज करने की भी ज़रूरत है कि किस क्रॉप को कितने अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए और किस टाइम पे कितनी कितनी चाहिए। तो ये सारा टॉपिक हमारा था वाटर क्राइसिस के बारे में। और वाटर क्राइसिस जो हैं वो हमारे पास दो तरह के हैं। एक वाटर क्राइसिस हमारे पास हैं एक्सेस ऑफ वाटर, सैलाब की सूरत में जो आता है। दूसरा क्राइसिस क्राइसिस ये है वाटर स्कैरसिटी का। और जो हमने इस साल दोनों फिनोमेना एक ही ईयर में ऑब्जर्व किए हैं, और ये 3 से 4 माह के डिफरेंस के अंदर ही हमने ऑब्जर्व किए हैं। 3 से 4 माह पहले आपके डैम्स डेड लेवल हिट कर गए थे, मेजर डैम्स तरबेला मंगला, और वो कहत की तरफ इंडिकेशन थी। और अब जो अब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो फ्लडिंग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ वाटर है। और हम दोनों सूरतों में क्राइसिस में हैं। जब हमारा वाटर स्कार्स था, वाटर अवेलेबल नहीं था, हमारी क्रॉप्स डैमेज हुई हैं, उनकी प्रोडक्शन डैमेज हुई है, लाइफ स्टॉक आपका डैमेज हुआ। अब जब ये फ्लड आए हैं, फ्लड की वजह से आपके जो क्रॉपिंग एरियाज़ हैं वो तो क्रॉप को तो सर ले गए हैं फ्लड। और उसके बाद उन्होंने सॉइल को अनफिट भी कर दिया है अगली सोइंग के लिए, अगली क्रॉप की सोइंग के लिए, क्योंकि जब तक वो सारा मॉइस्चर उस सॉइल के अंदर से नहीं निकलेगा, वो जो हमारी सॉइल्स हैं वो अनफिट रहेंगी फॉर नेक्स्ट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो हम दोनों सूरत हाल में ही क्राइसिस में हैं और हमें इसको मैनेज करने की अशद ज़रूरत है। शुक्रिया।